हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, हम आज की इस पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को मैं आपको बता दूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मांग क्या होता है, यानी कि मांग के अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, मांग किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में अर्थ के साथ साथ मांग वक्र क्या होता है, मांग तालिका किसे कहते हैं, मांग का नियम क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट मांग का नियम जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ हम इसमें भी पढ़ेंगे कि मांग फलन क्या होता है, और पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन क्या होता, कैसे होता है और क्या क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या क्या है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है। मतलब ये सब कुछ आज की इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ। 8 बजे से 9 बजे तक बिल्कुल मैराथन क्लास है, जब तक ये टॉपिक कंप्लीटली पूरा ना हो जाए। मांग का नियम, क्योंकि मांग जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम जितना भी पढ़ेंगे वो कम होता है, इसलिए इसको मैंने 2 क्लास में डिवाइड किया। आज हम मांग और मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे, और कल के क्लास में हम पढ़ेंगे मांग के लोच के बारे में, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। रमेश सालवी, गुड इवनिंग, कैसे हैं रमेश सालवी? गुड इवनिंग। और कौन कौन जुड़ चुका है बेटा, जल्दी से बता दीजिए, मुझे आपके नाम जानना है ताकि क्लासेस को मैं प्रॉपरली शुरू कर सकूं। रमेश सालवी जुड़ चुके हैं, ठीक है। और कौन जुड़ा हुआ है बता दीजिए, और जब जैसे जुड़ते ना एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा ताकि अच्छा लगे। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं आगे। मांग, देखिए क्लास की शुरुआत हम करेंगे मांग क्या होता है या मांग किसे कहते हैं, मांग से आप क्या समझते हैं, मांग के अर्थ को विस्तार से समझाइए। एक ही बात को कई तरीके से पूछा जा सकता है। मांग क्या है, मांग का मतलब क्या, किसी चीज को मांगना होता है। मांग का मतलब मांग, जैसे अरे मांग लो, किसी चीज को मांगना। देखिए मांगना अलग होता है और इकोनॉमिक्स में मांग शब्द का मतलब अलग होता है, डिमांड अलग होता है। डिमांड एंड आस्क दो अलग अलग चीज है। आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो। यहां पर मांग का मतलब इकोनॉमिक्स में अगर समझने जाए, इसका एक ब्रॉड मतलब होता है। मांग शब्द की शुरुआत होती है इच्छा से। इच्छा मतलब डिजायर, इच्छा मतलब किसी भी चीज को पाने की ललक, प्राप्त करने में हमारे मन में जो भी इच्छा का मतलब होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने के मन में जो लालच होती है, जिज्ञासा होती है, हमें ये चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं असंख्य होती है, असीमित होती है, और मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। आज वॉइस तो आ रही है ना आप लोगों के पास, क्लियर है ना? कल की दिक्कत में 2 मिनट तक वॉइस नहीं आई थी, मेरे ख्याल से वॉइस सही होगा। रमेश साली बता दीजिए और कौन कौन जुड़े हैं वॉइस में या वीडियो क्वालिटी में, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को आज की इस क्लास में? तो मैं बात कर रहा था कि इच्छाएं, मांग की उत्पत्ति इच्छाएं से होती हैं, और इच्छाएं असंख्य होती है। हम सबको पता है हम अपनी असंख्य इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। हम अपनी इच्छाएं, मन के अंदर मेरी इच्छा है मुझे गोवा घूमने जाना है, मुझे मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, मुझे जो है 2 एकड़ में फैला हुआ है बंगला बनाना है जिसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। क्या ये इच्छाएं पूरी हो सकती है? नहीं, क्योंकि इच्छाएं जो मन में आती हैं, और मन में कुछ भी आ सकता है, मन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उन्हीं इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होते हैं। मतलब जब हमारे पास प्रॉपर साधन होता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो वो इच्छाएं हमारी बन जाती है आवश्यकता कि हाँ ये हमारी जरूरत है, इसको हम पूरा कर सकते हैं। इच्छाएं आवश्यकता तब बनती है जब हमारे पास उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हो, यानी कि पर्याप्त धन हो। ठीक है, अब केवल साधन के होने से आवश्यकताएं बन जाती है, लेकिन जैसे ही उन साधनों को हम व्यय करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और जाके उस वस्तु को पार्टिकुलर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पैसे को एक्सचेंज कर देते हैं, तभी वो हमारी क्या बन जाती है? मांग। फॉर एग्जाम्पल कार खरीदने की इच्छा है, ठीक है, कार खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी आ गए तो आवश्यकता बनी, और कार जरूरत है। अब जरूरत तो बन गई, जिस दिन आप जाओगे एजेंसी में अपने उस पैसे से कार को खरीदोगे, तब वो बनेगा कि आपने मांग किया है किसका? कार का। किससे? अपने पास, क्योंकि मांग के लिए वस्तु की कीमत को अदा करने के लिए आपके पास धन भी होना चाहिए, और धन को व्यय करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। मतलब आप उसको खर्च करने के लिए तैयार हो तभी, यानी कि मांग बनती है इच्छाओं से, इच्छा से आवश्यकता, एक स्टेप टू स्टेप बनता है। ठीक है ना? और उसके सबके पीछे हमारे पास क्या होने चाहिए? धन होना चाहिए, साधन होने चाहिए। तो ऐसे में तीनों का मतलब समझ रहे हैं। इच्छाएं किसे कहते हैं? क्योंकि इच्छाएं आवश्यकता मांग, बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो एक ही चीज है। नहीं, एक नहीं है, ये एक हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो इच्छा का मतलब
असंख्य ऐसी चीजें जिसको हमारे मन में प्राप्त करने की लालच हो, लालसा हो, जबकि आवश्यकता इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास जब पर्याप्त धन होता है और उसको व्यय करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, उसे हम आवश्यकता कहते हैं, वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। नितिन शर्मा का मैसेज आया हुआ, सर मेरा 31 दिसंबर से 6 जनवरी को सीए फाउंडेशन का एग्जाम है और उसके बाद 11 जनवरी से बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम है। मेरी बीकॉम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। बेटा अगर आपने सीए फर्स्ट ईयर फाउंडेशन की तैयारी कर लिया है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीए फाउंडेशन का और बीकॉम फर्स्ट ईयर का कोर्स बिल्कुल सेम है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेट कीजिए अपने सीए के एग्ज़ाम पर, ठीक है ना। उसी एग्ज़ाम के मटेरियल ही आपके बीकॉम में पूछे जाएंगे, आप इजीली बीकॉम में पास हो जाओगे, आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आवश्यकता बन गई। अब आवश्यकताएं से हमें मांग की बात करना है। मांग कब तैयार होती है? जब हम अपनी आवश्यकता को एक निश्चित कीमत पर, निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं या खर्च करते हैं या खरीद लेते हैं, तो उसे हम मांग कहते हैं। मतलब साफ है, मांग क्या है? किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित स्थान पर जब हम खरीदने के लिए अपने धन को व्यय करने के लिए तैयार होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मांग कहते हैं। मिराज साहब नमस्ते, कैसे हैं मिराज? आज नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे कम दिख रहे हैं। जल्दी से फिर मिराज, रमेश चालवी अपने दोस्तों को बीच में बेटा सेंड कर दीजिए कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता है कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, मांग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। मांग एक ऐसा है जिससे कोई भी क्वेश्चन पेपर बच नहीं सकता, आता ही आता है। मांग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो ये हो गया मांग। मेरे ख्याल से मांग क्या होता है समझ में आ गया। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा गया सर मांग तो समझ में आ गया, बताइए लिखें कैसे? लिखने का सिंपल सा है, मैं ठीक हूं मिराज साहब, ठीक है। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश की ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तो पढ़ने में। प्रिंस कुमार, हेलो प्रिंस, कैसे हैं आप? इस प्रकार हम कह सकते हैं एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक या योग्य होता है उसे हम मांगी गई मात्रा या फिर क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। किसी वस्तु की वह मात्रा जो उस एक उपभोक्ता उसकी निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे मांग कहते हैं। हर उपभोक्ता सबसे पहले देखता है कि वस्तु की कीमत क्या है। इसका मतलब ये हुआ राज भाई, मिराज, ओके। बहुत आसान था, क्योंकि आसान इसलिए था क्योंकि आप पढ़ के गए थे। जो चीज़ आप पढ़ के जाओगे वो आसान हो जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। राजा भाई 750 नमस्कार बेटा। प्रिंस कुमार हेलो, कैसे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब अगर जब हम मांग के संपूर्ण अर्थ के बारे में समझते हैं तो मांग होने के लिए प्रमुखता 5 प्रमुख तत्वों का होना चाहिए। मतलब जब किस मांग के बारे में हम डिफाइन करें तो 5 चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, मांग किसी एक निश्चित वस्तु के रिलेटेड होती है कि मांग को वस्तु को प्राप्त करना होना चाहिए। वस्तु की मांग की जाती है। वस्तु को क्रय करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। मतलब जिस वस्तु की आप बात करते हैं उस वस्तु, मान लो कोई भी वस्तु है, मान लीजिए आपको जो है कार खरीदनी है, तो कार खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए। दूसरी बात, पैसे होने के बाद भी उस पैसे को खर्च करने की तत्परता, मतलब आपके मन में उस पैसे को खर्च करने की पूरी ललक होनी चाहिए। और दूसरी बात, पैसे और वस्तु की कीमत और वस्तु के बीच में संबंध होना चाहिए। और लास्ट बात, आप मांग का संबंध एक निश्चित समय से करते हैं। एक निश्चित समय पर जब हम एक वस्तु को निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं वही मांग होता है। समझ में आ गया? ये मांग के बारे में बेसिक पॉइंट है। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। जब तक हम परिभाषाओं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता है। प्रिंस कुमार कहते हैं सर क्या 2024 एग्जाम के लिए बहुत, यस बेटा, मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके 2024 की तैयारी के लिए पढ़ा रहा हूँ। 2024 में आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है, उन सभी बोर्ड में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग क्लासेस में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फिलहाल कॉमनली ये सभी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये समझिएगा कि
जब परिभाषाओं की बात करते हैं कि कुछ अर्थशास्त्री ऐसे होते हैं जिनकी कॉमन परिभाषाएं आती हैं, जिसमें प्रोफेसर J.S. मिल, इन्होंने मांग के बारे में क्या कहा। ओके गुरुजी, मेरे सभी साथी ट्यूशन जाते इसलिए वो यानी कोई नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, आप मन से पढ़िए, मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो इस प्रकार जब हम J.S. मिल की बात करते हैं, J.S. मिल ने कहा है कि मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, उसे मांग कहते हैं। लेकिन मिराज, मेरे ख्याल से आप CBSE बोर्ड से है ना? अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड में दो बुक होती हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, IED, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये दो बुक है आपके पास। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, मेरे ख्याल से CBSE में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 11th में होता है। ठीक है, थोड़ा सा अपने कोर्स चेक कर लीजिएगा कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र मैं पढ़ा रहा हूँ क्या ये आपके कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। बना आप कहेंगे सर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बताया नहीं सर आपने। CBSE बोर्ड में व्यष्टि क्लास 11 में है, एक बार आप लोग अपना सिलेबस चेक कर लीजिए, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में है जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस चीज को देखिएगा। तो मांग शब्द के अभिप्राय मांगी गई इस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, जबकि बेनहम का कहना है कि किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। ठीक है, किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो वस्तु पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, एक निश्चित कीमत पर जो भी मात्रा खरीदी जाएगी वही मांग होता है, ये बेनहम साहब का कहना है। आगे अगर बात करते हैं प्रोफेसर मेयर्स का, मेयर्स के अनुसार मांग क्या है। ओके जी ओके, यस प्रिंस, आपके इसमें हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आपके इसमें हो, लेकिन CBSE में जो है ये नहीं है। CBSE में व्यष्टि नहीं होता है, समष्टि है और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से रिलेटेड मैं क्लासेस बहुत जल्दी बताने वाले वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है मिराज, कोई ऐसा नहीं है, आपको मैं समष्टि पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भी जल्दी ही इसके बारे में प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मिराज। ठीक है, बस अब मुझसे जुड़े रहना है मुझसे, और बाकी लोगों के लिए तो है ही है। तो मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मुद्राओं की तालिका होती है जो जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार होता है। ठीक है, जबकि मांग के बारे में कहा जाए कि मांग को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो मांग के वर्गों की बात करते हैं। मांग को बेसिकली दो वर्गों में बांटा जाता है, एक है व्यक्तिगत मांग और एक है बाजार मांग। ठीक है, व्यक्तिगत और बाजार मांग। तो हमें इनके बारे में समझना है कि व्यक्तिगत मांग क्या है और बाजार मांग क्या है। प्रिंस, आप कौन से बोर्ड से हो बेटा? जब हम व्यक्तिगत मांग की बात करते हैं तो क्या होता है व्यक्तिगत मांग? व्यक्तिगत मांग का मतलब होता है एक वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी गई समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने की इच्छुक और समर्थ होता है, उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। मतलब किसी एक उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा को, जब एक उपभोक्ता की मांग की बात करते हैं उसे हम वो क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग के नाम से जाना जाता है। BA इकोनॉमिक्स की क्लासेस तो प्रॉपर लाइव नहीं लेता, लेकिन BA इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉपर मटेरियल मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक ना, आप कौन से है आप मुझे बताइएगा। आदर्श गुप्ता, लगभग मैंने आपको प्रॉपर मटेरियल दे रखा है, इसके बाद भी कुछ छूटा हो तो मुझे बताइए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो मांग का पहला टाइप क्या हो गया, व्यक्तिगत मांग, और दूसरा होता है डबल डीजे किंग दीपक राज। हेलो डीजे किंग, कैसे हैं आप? तो व्यक्तिगत मांग हो गया, दूसरा होता है बाजार मांग, मार्केट डिमांड। तो बाजार मांग क्या होता है, देखिए पहली बात तो जब एक उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा के बारे में बात करेंगे वो है व्यक्तिगत मांग। लेकिन जब वहीं पर जब बाजार की बात करेंगे, बाजार में उपस्थित जितने भी उपभोक्ता होते हैं जब वो एक निश्चित वस्तु की मात्राओं की खरीदारी करते हैं
तो सभी उपभोक्ताओं की मांगों का कुल योग बाजार मांग होता है। ठीक है, एक होता है व्यक्तिगत, एक ही की बात करेंगे, और बाजार मान बाजार में उपस्थित सभी लोगों की, सभी उपभोक्ताओं की मांग का योग होता है। ध्यान में रखिएगा, ये दो होता है। जब हम मांग की बात कर लेते हैं तो इसके आगे हमें मांग तालिका के बारे में, मांग तालिका, मांग सूची इसका, या फिर मांग सारणी, एक ही चीज होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब ये तालिका होता है, जहाँ पर आपको पता तालिका क्या, तालिका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर किसी भी इंफॉर्मेशन को टेबल और कॉलम में, ठीक है ना, स्तंभ या फिर जो है रो में दर्शाया जाता है। सर बिजनेस स्टडीज़ के लिए लाइव क्लास कब से है? बिजनेस स्टडीज़ की लाइव क्लास के बारे में मैं अभी कह ही नहीं सकता, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ की प्रॉपर वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ जल्दी से ही। ठीक है, बिहार बोर्ड, ओके प्रिंस कुमार, बिहार बोर्ड जो के लिए प्रॉपर है, बने रहिए मेरे साथ। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ये। और हाँ, डबल डीजे किंग दीपक, बिजनेस स्टडीज की लाइव क्लास मैं जल्दी शुरू करने वाला नहीं हूं, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, ध्यान में रखिएगा। मैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड प्रॉपर मटेरियल अपलोड करने जा रहा हूं जल्दी से ही, रेगुलर बेसिस में। राजस्थान बोर्ड, बट राजस्थान बोर्ड के लिए मैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, देखिए मैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं बता दूं दोबारा से, मेरा जो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा रहा हूं फिलहाल व्यष्टि अर्थशास्त्र, वो राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड मतलब उत्तराखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है ना, और फिर बिहार बोर्ड, इन बेसिकली हिंदी बोर्ड मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 3 4 5 यूनिट नहीं है, 2 3 4 5 यूनिट मुझे एक बार दोबारा से मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए आदर्श, मुझे आपने भेजा था, मुझे पता है, मैं इसकी मटेरियल तैयार करता हूं और आप तक प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मांग तालिका की। तो मांग तालिका बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक है व्यक्तिगत मांग, क्योंकि मांग के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की मांग है, व्यक्तिगत और, अब दोनों प्रकार की मांगों को जब हम उसकी कीमत और मांगी गई मात्राओं के आधार पर दर्शाएंगे तो दो प्रकार की तालिका बन के आ जाएंगी। एक है व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा है बाजार मांग तालिका। जब हम व्यक्तिगत मांग तालिका की बात करते हैं, जब एक ऐसी मांग तालिका जहां पर केवल एक उपभोक्ताओं की निश्चित विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर बस एक उपभोक्ता, बस उपभोक्ता एक्स है, उसकी मांगी गई मात्रा को दर्शाया जा रहा है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत और मांगी गई मात्रा। जैसे वस्तु की कीमतें कम होती चली जाती हैं, मांगी गई मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये एक उपभोक्ता की मांग तालिका को दर्शा रहा है। 10 रुपये पे वो 10 यूनिट परचेज करता है, 8 रुपये में 20 यूनिट, 6 रुपये में 30 यूनिट, 4 रुपये में 40 यूनिट, यानी कि वस्तु की कीमत पर ज़्यादा यूनिट खरीदी जाती है एक उपभोक्ता। आप जब खर्च बाजार जाते हैं, आपको पता ही है कि जब जब आपकी कीमतें आपको कम नजर आती, ज़्यादा खरीदते, कीमतें बढ़ जाती तो कम खरीदते। तो ये उपभोक्ता का व्यवहार बताता है कि वह हमेशा कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर वो कितनी कितनी मात्रा खरीदना चाहता है। तो इसको जब एक तालिका में रिप्रेजेंट करेंगे एक उपभोक्ता के लिए, तो वह है व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक है सर, अर्थशास्त्र सबका एक ही होता है ना? देखिए अर्थशास्त्र सबका एक ही होता है सभी बोर्ड का, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने खेल क्या कर दिया है, सीबीएसई बोर्ड ने अपने क्लास 12 के कोर्स में समष्टि को रखा है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रखा है, जबकि क्लास 11 में जो है व्यष्टि को रखा है और सांख्यिकी रखा है। जबकि बाकी सभी बोर्डों में क्लास 12 में समष्टि और व्यष्टि है और क्लास 11 में सांख्यिकी और आईडी है। ये सीबीएसई बोर्ड ने थोड़ा सा खेल किया, बाकी बोर्ड से अलग कर दिया है। यस, डीवेल डीजे किंग, ये 2023-24 का 100% सिलेबस में बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। 2023-24 का सिलेबस ही है, और बिजनेस के नोट्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूं रेगुलर बेसिस में। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं अपलोड करते चला जाऊंगा। तो अगर बात करते हैं हम आगे बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका किसे कहते हैं? एलोन 47, बेटा मेरा नंबर चाहिए तो देखिए वीडियो पे ध्यान पे देखिए, स्क्रीन पर ही लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, व्हाट्सएप नंबर नजर आ जाएगा आपको। तो जब हम बाजार मांग तालिका की बात करते हैं तो बाजार मांग तालिका क्या है?
वस्तु की विभिन्न कीमतों पर संपूर्ण बाजार में उपस्थित जितने भी उपभोक्ता होते हैं, किसी निश्चित कीमत पर वस्तु की जितनी भी मात्रा खरीदने वाले होते हैं, उन सबका योग होता है बाजार कीमत। यूँ कहे कि बाजार मांग को जिस तालिका से दर्शाया जाता है उसे हम बाजार मांग तालिका के नाम से जानते हैं। जैसे वस्तु की कीमत यहाँ पर, ये बाजार में पहला उपभोक्ता है वस्तु एक्स, उपभोक्ता एक्स, ये दूसरा है उपभोक्ता वाई। इन दोनों की मांगों को जब हम योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जैसे वस्तु की कीमत जब 10 रुपये है, एक्स मांग रहा है 10 यूनिट और वाई मांग रहा है 5 यूनिट, तो बाजार मांग कितना होगा? 10 + 5 = 15। यानी कि बाजार की अलग से कोई मांग नहीं होती, बाजार में उपस्थित उपभोक्ताओं की मांग होती है। सभी उपभोक्ता की मांगों को जोड़ा जाएगा तो बाजार मांग होगा, और उसी को जब तालिका से रिप्रेजेंट करेंगे तो बाजार मांग तालिका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मांग वक्र क्या होता है। वक्र का मतलब जानते हो? ग्राफ। मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मांग वक्र, मतलब जब हम जो भी हमारे पास तालिका होगी उस तालिका को जब ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसे मांग वक्र के नाम से जानते हैं। और मांग वक्र हमेशा ध्यान में रखिएगा, वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध बताता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आता है, इस तरह से जो ये बताता है कि वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक यानी कि उल्टा संबंध है। ठीक है, एलोन 47 हम आपके स्कूल में आपकी, चलिए चलिए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य बात है कि स्कूल में मेरा वीडियो चलता है। आपका स्कूल का नाम और कहाँ से है बेटा? आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर बेटा ये देखिए लिए हुए, आप लिख लीजिए। और आपने जो बात बताई है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, ठीक है ना। जितनी हेल्प मुझे मैं आपकी कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा 9 बजे के बाद, जैसी क्लास ओवर हो जाए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। 80 और 94 स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए कुछ भी अगर जिस हिसाब से आपने मुझसे कहा है कि स्कूल में ही मेरी वीडियो से बात पढ़ाई जाती है तो ये मेरे लिए जो है प्राउड की फील होने वाली बात है। मुझे कांटेक्ट कीजिए एलोन 47, या आपका नंबर आपने अभी टाइप कर दीजिए, मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। आपका नंबर मुझे अभी व्हाट्सएप में यहीं पर मैसेज में बताइए। तो मांग वक्र 2 प्रकार का होता है, क्योंकि मांग तालिका 2 प्रकार का होता है। और मांग तालिका को यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, मांग तालिका को ही क्या किया जाता है ना, वक्र के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे हम मांग वक्र के नाम से जानते हैं। तो जब तालिका 2 प्रकार का है तो वक्र को भी 2 प्रकार से दर्शाया, एक है व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग वक्र, और दूसरा है बाजार मांग वक्र। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम मांग वक्र की बात करते हैं तो पहला है व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र का मतलब होता है एक ऐसा वक्र जहां पर एक व्यक्ति के किसी वस्तु के लिए विभिन्न कीमतों पर मांगी गई उसकी मात्रा को दर्शाया जाता है। जैसे यहां पर एक व्यक्ति की मांग को दर्शाया जा रहा है, ये है अलग अलग कीमत, उस कीमत पर अलग अलग मांगी गई मात्रा। जब इसको ग्राफ के रूप में दर्शाए जाएंगे, यहाँ पर दर्शाया जाएगा वस्तु की कीमत, यहाँ पर दर्शाया जाता है मांगी गई मांग की मात्रा। तो ये कीमत है 2, 4, 6, तो यहाँ पर कीमत दर्शाते हैं 2, 4, 6, 8 और ये हो गया 10, और ये हो गई मांगी गई मात्रा 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वस्तु की कीमत जब 10 है यहाँ पर, तो मांगी जा रही है कितनी यूनिट? 10 यूनिट, यानी कि ये वाला पॉइंट है, इसको पॉइंट को ऊपर लेके जाइए, इसको आगे बढ़ाइए, जिस पॉइंट पर मिला वो पहला पॉइंट हो गया। वस्तु की कीमत जब 8 है तो मांगी जा रही है 10 यूनिट, यानी कि ये वाला पॉइंट। ग्राफ आप स्केल का यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बिना स्केल के बनाऊँ तो गलती हो सकती है। वस्तु की कीमत जब 6 है तो मांगी जा रही है 20 यूनिट, वस्तु की कीमत जब 4 है मांगी जा रही है 40 यूनिट, वस्तु की कीमत जब 2 है मांगी जा रही है 50 यूनिट। यानी कि वस्तु की कीमत की कम होने के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जब इसको हम सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे इस तरह से, तो ये जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, मांग वक्र है, क्योंकि ये केवल एक ही उपभोक्ता की मांग की मात्रा को दर्शा रहा है, तो इसके हम व्यक्तिगत मांग वक्र के नाम से जानते हैं।
राकेश सिदार, यस राकेश सिदार, आज लेट आए हैं आप बेटा। सर आप बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस कुमार, मेरा भरपूर हेल्प। मैं अपने जो बच्चा मुझसे जुड़ा रहता है मैं इसको नहीं चढ़ता, बच्चा भले मुझे छोड़ के चले जाए, जो बच्चा मुझसे जुड़ा रहता है। बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट हैं, पिछले साल के भी मेरे साथ आज भी कमेंट लेते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अभी देखे होंगे, एक बच्चा भी यहाँ पर हमारे पास जुड़ा, आदर्श गुप्ता का मैसेज देख रहे हैं, ये भी मेरे पिछले साल के स्टूडेंट है जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। किरण नाम की स्टूडेंट बीच में आती रहती है, वो भी मेरे पिछले साल की स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो आप मुझसे जुड़ के रहिए, तो मैं आपको हमेशा हेल्प करता रहूंगा एग्जाम के बाद भी, जब तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र हो गया, अब हम बात करते हैं बाजार मांग वक्र की। तो बाजार मांग वक्र क्या होता है? बाजार मांग का मतलब होता है जब बाजार मांग तालिका को एक वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जैसे कि ये वस्तु की कीमत यहाँ पर हो गई और बाजार में वस्तु की मांगी गई मात्रा ये हो गई। अब इसको वक्र के रूप में दर्शाएंगे, जैसे मैंने ही बताया था, यहाँ पर होगी कीमत 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर होगी मांगी गई मात्रा, ये हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 75। अब सभी पॉइंट को आपस में मिला दो, 10 पे कितनी मात्रा है बाजार में? 15। कुल योग, हमें कुल योग को दर्शाना है, एक एक का अलग अलग नहीं। ओके, रिचार्ज नहीं था, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट है मुझसे पूछते रहिए। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो मैं आपकी ईमानदारी से हेल्प करूंगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए हमेशा हेल्प होता है। तो हर एक पॉइंट को आपस में इस तरह से आप क्या करते रहिए, मिलाते रहेंगे। नितिन प्रजापति, हेलो बेटा, हेलो, कैसे हैं? इस प्रकार से देखिए, जो हमारे पास वक्र बन के तैयार होता है, इस वक्र को हम बोलते हैं बाजार मांग वक्र। क्या बोलेंगे? बाजार मांग वक्र, की बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता की मांगों का योग को दर्शा रहा है। नितिन प्रजापति, बताइए किस तरह की हेल्प चाहिए आपको, बिल्कुल बताइए आप। तो बाजार मांग वक्र समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मांग वक्र और मांग तालिका को समझने के बाद अब हमें समझना होता है मांग फलन क्या होता है। फलन जो हमेशा दो चीजों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। मांग फलन दो चीजों के बीच में संबंध स्पष्ट करता है। तो मांग फलन क्या होगा? मांग फलन का मतलब होता है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले घटक और उस मांग के बीच के संबंध को, मांग और उसके प्रभावित करने वाले घटकों के बीच में जो संबंध होता है, यानी कि डिमांड और उसके जो घटक होता है ABCD, उनके बीच के जो संबंध होता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को, जब हम किसी भी एक वस्तु को खरीदने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हमें बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाजार में गए और खरीद के आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, सबसे पहले आप जो है, सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं, से कीमत कितनी है, उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे है या नहीं है, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्या ये मेरे काम का होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है आप सोचते हैं। तो मांग, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जो जो चीज़ आप सोचते हैं उसको बोलते हैं प्रभावित करने वाले घटक। तो मांगी गई मात्रा, उसके प्रभावित करने वाले घटकों के बीच में जो संबंध होता है वही मांग फलन होता है। नितिन प्रजापति, सर आप मुझे क्या वो चैप्टर समझा सकते हैं? बेटा प्रिंस कह रहे सर सभी ग्रुप में आपको फैला देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, सभी ग्रुपों में आप जो है फैला दो, कि ऐसी क्लास जहां पर आपको लाइफ टाइम, जब तक एग्जाम नहीं है तब तक हेल्प मिल सकता है। बुद्धा इकोनॉमिक्स गुरु है, ठीक है ना, आप बेझिझक अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना हेल्प चाहिए मैं सबके लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो नितिन प्रजापति, तो आप मुझे क्या वो चैप्टर समझा, किस चीज़ का है? कॉमर्स में, कॉमर्स में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, बताइए कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, पहले ये तो बताइए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मांग फलन कितने प्रकार का होता है। तो हम जब बात करेंगे मांग फलन, क्योंकि हमारे पास मांग दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और बाजार, तो मांग फलन भी दो प्रकार का होता है। मांग फलन दो प्रकार का हो सकता है, एक है व्यक्तिगत मांग फलन और एक होता है बाजार मांग फलन। चैप्टर नेम मनी, ऑरिजिन एंड ग्रोथ। ओके बेटा नितिन प्रजापति, मैं आपको समझा दूंगा, इससे रिलेटेड प्रॉपर मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 78300106। 9 बजे के बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए इस व्हाट्सअप नंबर पे, मैं आपको प्रॉपर हेल्प कर दूंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है।
बट 9 बजे के बाद मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास खत्म होगी, उसके बाद मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए इस व्हाट्सअप नंबर पे, जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको करूँगा। मनी वाला चैप्टर का कंप्लीट मैटर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे व्यक्तिगत मांग फलन की। व्यक्तिगत मांग फलन किसे कहते हैं? क्योंकि मांग फलन क्या होता है? मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में संबंध। तो व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है? व्यक्तिगत मांग फलन किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के बीच में प्रकट करता है कि एक उपभोक्ता किन किन चीजों को सोच के बाजार में वस्तु को खरीदता है। इन दोनों के बीच के संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। और जो संबंध होता है इसमें dx इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स पी आर वाई और टी, ये व्यक्तिगत मांग फलन का समीकरण होता है। इस समीकरण को ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में ये काम आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में समीकरण से पूछा जाता है इसमें से कौन सा व्यक्तिगत मांग फलन को दर्शाता है, या इसमें से कौन सा व्यक्तिगत मांग फलन का हिस्सा है, कौन सा नहीं है। तो 4 पॉइंट है व्यक्तिगत मांग फलन में। एक, वस्तु की कीमत पी आर पी एक्स, क्योंकि डीएक्स जो है वस्तु एक्स की मांग की बात करते हैं। प्रिंस कुमार बेटा मुझसे जुड़े रहिए, डेली की क्लास रात के 8 बजे से 9 बजे तक आप मुझे दीजिए। आपकी इकोनॉमिक्स की 100% तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि डेली के 8 से 9 बजे की क्लास आपको मुझे देना होगा, और संडे को अपने जो डाउट्स होते हैं वो डाउट आपको मुझे भेजने होंगे, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ इकोनॉमिक्स की आपकी तैयारी 100% पक्की हो जाएगी। नितिन प्रजापति बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर थोड़ा स्क्रीन पे देखो, देखिए व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है। नितिन प्रजापति स्क्रीन पे देखिए, देखिए सर्किल किया व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर ओपन में रहता है, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं हूँ कि किसी बात नहीं कर, ओपन व्हाट्सएप नंबर था, स्टूडेंट के लिए हमेशा मैं तैयार है। तो चलिए बात करते हैं। 4 घटक होते हैं व्यक्तिगत मांग फलन में, कि किसी वस्तु की खुद की कीमत, उस वस्तु से संबंधित दूसरी वस्तु की कीमत, क्योंकि दूसरी वस्तु सस्ती मिलेगी तो हम इस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। उपभोक्ता की आय, क्योंकि उपभोक्ता अपनी आय को देखकर खरीदेगा। और उपभोक्ता की रुचि। राकेश सिद्धार्थ बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर को मुझे मैसेज कीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है, राकेश सिद्धार्थ ये इस नंबर से मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट इस टाइम है जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं मेरे, जो उससे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे नंबर पे मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन हो गया। व्यक्तिगत मांग फलन के बाद दूसरा मांग फलन होता है बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन क्या होता है? बाजार मांग फलन ये बताता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। मतलब बाजार मांग फलन तो जानते ही हैं कि बाजार में उपस्थित सभी भी जितने भी उपभोक्ता होते हैं, सभी लोग मिलकर जो मांग करते हैं, तो सभी लोगों की मांग को कौन सी चीज़ प्रभावित होती है? बाजार की मांग किस चीज़ से प्रभावित होती है? इसके कुछ प्रमुख घटक है। मतलब यह किसी वस्तु के बाजार मांग उसके निर्धारित तत्वों के बीच के संबंध को बोलते हैं बाजार मांग। तो इसका क्वेश्चन होता है dx इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स पी आर बाई टी ई पी आर बाई डी। अब ये सब है क्या? इसका फुल फॉर्म भी जाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन लिख के फायदा नहीं है। मैंने पी एक्स लिख दिया, आपको पता ही नहीं है पी एक्स क्या है। तो पी एक्स के बारे में पता करने के लिए इसका फुल फॉर्म देखिए, नीचे मैंने साथ ही साथ लिखा हुआ है। ओके प्रिंस कुमार कोई दिक्कत नहीं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, डजंट केयर। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मेरे स्टूडेंट है, मैं इकोनॉमिक्स के हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर हेल्प करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पी एक्स का मतलब वस्तु एक्स की कीमत, पी आर का मतलब होता है वस्तु एक्स से संबंधित दूसरी वस्तु की कीमतें, वाई का मतलब होता है उपभोक्ता की इनकम कितनी है, टी का मतलब होता है उपभोक्ता की रुचि है या नहीं, खरीदना चाहता ही नहीं चाहता, उस चीज़ को वो पसंद करता ही नहीं करता है। ई का मतलब होता है उपभोक्ताओं की आशाएं कितनी है, वो उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है। पी का मतलब होता है उपभोक्ता की संख्या कितनी है, और उपभोक्ता का आय का वितरण। आय का वितरण मतलब होता है अमीर लोग, गरीब है, अमीर एरिया है, गरीबी एरिया है। तो इस बात सभी चीज़ों से बाजार मांग फलन प्रभावित होती है, बाजार मांग प्रभावित होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि मांग के निर्धारक तत्व। जब भी हम किसी वस्तु को मांग खरीदने जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को सोचना पड़ता है? सबसे पहले सोचना पड़ता है वस्तु की उपयोगिता,
कि जिस वस्तु को मैं खरीदने जा रहा हूं क्या वो मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। जो वस्तु उपभोक्ताओं के लिए अधिक उपयोगी होती है तो उसकी मांग भी अधिक होगी, जबकि जिस वस्तु की उपयोगिता कम होती है उसकी मांग भी कम होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वस्तु की उपयोगिता है या नहीं है। नंबर 2, आय का स्तर। उपभोक्ता की आय अगर अधिक होती है तो वस्तु की मांग भी अधिक करेगा, और उपभोक्ता की आय अगर कम है तो उसकी मांग भी कम होता है, क्योंकि पैसे नहीं है। भाई मांग का मतलब होता है आपके पास पैसे हैं, पैसे खर्च करेंगे, पैसे है नहीं, खर्च कहाँ से करेंगे। सब बात है, आय ज़्यादा तो मांग ज़्यादा, आय कम और मांग भी कम होता है। नेक्स्ट, धन का वितरण। धन का वितरण ये बताता है कि अरे अमीर और गरीब, जिस समाज में धन की अधिकता होती है, जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस शहर में लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों की मांग अधिक रहती है, जबकि जहां पर लोगों की इनकम कम होती है उसकी मांग भी कम होती है। ठीक है। एलोन 47, सर मेरे पास फी जितने पैसे नहीं है सर, प्लीज़ फ़ी कम कर दो प्लीज़ सर। बेटा मेरा कोई फ़ी नहीं है, मेरा जीरो फी है। एलोन 47, जीरो फीस। मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है। रमेश सर भी, सर इन्हें रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, बाजार मांग प्लान, और बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाजार मांग फलन किसे कहते हैं या व्यक्तिगत मांग फलन के क्या होते हैं, ध्यान में रखिएगा। एलोन 47 बेटा आप मुझे अलग से कांटेक्ट कीजिए, आपका पूरा नाम बताइए और अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। एलोन 47 अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे आप अपना व्हाट्सअप नंबर अभी लिख के भेजिए यहाँ पर ही, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ क्लास ओवर होने के बाद, आपकी जो प्रॉब्लम है मैं इसको दूर करता हूँ। तो दूसरी है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत सबसे ज़्यादा वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत जितनी ज़्यादा होगी उसकी मांग कम होती है, और जिस वस्तु की कीमत जितनी ज़्यादा कम होती है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। महंगी वस्तुओं की मांग कम होती है आपको पता है, और सस्ती वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है, लेकिन वस्तु की कीमत भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं तो जिस वस्तुओं को हम प्रीफर करते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। स्थानापन्न, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे साबुन की बात करते हैं, लक्स साबुन और गोदरेज साबुन एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। एलोन 47, एलोन 47 मैं दोबारा आपसे बोल देता हूं, ठीक है। हम बात करते हैं उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि का मतलब होता है एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए रुचि रखता है या नहीं रखता है, क्योंकि वस्तु की मांग रुचि के अनुसार, पसंदगी, आदत बदलती रहती हैं। ठीक है ना। ठंड के मौसम में ठंड के कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। यस, कॉमर्स और आर्ट्स में इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट होता है, वो रहता ही रहता है। कॉमर्स में तो होता ही होता है, और आर्ट्स में तो चॉइस होती है, लेने वाले ना लेने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब उपभोक्ता की रुचि फैशन वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। शादी के सीजन में शादियों की कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, ठंडों के सीजन में ठंडी कपड़े की मांग बढ़ जाती है, गर्मियों में सूती कपड़ों टी शर्ट की मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साफ साफ होता है कि रुचि फैशन के अनुसार मांग भी बदलती रहती है। नेक्स्ट है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। अगर आपको लगता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी फ्यूचर में महंगा हो जाएगा, महंगा कौन खरीदेगा, सब अभी खरीदने लगेंगे। और अगर आपको लगता है फ्यूचर में वस्तु की मांग घटने वाली है तो वर्तमान में मांग कम हो जाती है, यानी भविष्य की कीमतें भी वर्तमान की मांग पर असर डालता है। इसके बाद होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा कि मांग का नियम क्या है, या मांग के नियम किसे कहते हैं। मांग के नियम को सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ओके,
तो मिस्टर एलोन आप ही हो क्या, राकेश सिदार? एलोन 47। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं मांग का नियम क्या है। इसे खरीद का पहला नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये मांग मतलब खरीदारी करना, और खरीदारी करने का नियम होता है ये। ठीक है, जो वस्तु की मांग तथा वस्तु की मूल्य के बीच परस्पर संबंध को बताता है उसे हम मांग का नियम ये बताता है कि वस्तु की मांग में और वस्तु की कीमत में संबंध होता है। और क्या संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। इस चीज को हम इस प्रकार से बात कर सकते हैं। मांग का नियम क्या है? तो एलोन 7, मैं आपको दोबारा बताता हूं, आप अपना नंबर बताइए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर बताता हूं, एलोन 7 7830010683। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप हाय हेलो लिख के भेजिए और अपना नाम लिख के भेजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, फ्री टाइम में मैं आपसे बात करूंगा। तो मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम बताता है कि अगर अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें क्या होती है? अन्य बातें मतलब होता है कि वस्तु की कीमत को छोड़ के जो दूसरी बातें होती है, उपभोक्ता की आय, फैशन, भविष्य संबंधी वस्तु, इन सब चीज़ों में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? मांग का नियम। मांग का नियम यही बताता है कि एक तरफ अगर कीमत लेते हैं, वस्तु से तरफ मात्रा लेते हैं, कीमत बढ़ेगी, मात्रा कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो मात्रा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, जिसको हम इस तालिका और ग्राफ के सूत्र से बता सकते हैं। वस्तु की मांग में कीमत में कमी हो रही है तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है। ऐसे में जो मांग वक्र होता है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जो ये बताता है कि पहले वस्तु की कीमत यहाँ पर है तो मांगी जा रही है इतनी क्वांटिटी, तो जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी आती है ऊपर से नीचे आ जाता है, इस पॉइंट में आता है, देखिए P1, तो वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, Q1 होता है। इसका मतलब होता है ये वस्तु की मांग की मात्रा और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है, दोनों के बीच में उल्टा संबंध होता है कीमत और मांग में। ठीक है, समझ में आ गया? अगर सर मेरे पास 10 रुपए है तो IS 10 के यस मांग के अनुसार। ठीक है, ओके ओलसवेन, ठीक है। गुंजन कुमारी, प्रमोद राम, कैसे हैं? प्रिंस कुमार, चीनी चाय, सर चीनी और चाय पत्ती, चीनी और चाय पत्ती बेटा पूरक वस्तु ही है। ओके ठीक है, थोड़ा ये मेरे पास मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो प्रमोद राम कैसे हैं आप? प्रमोद, गुंजा कुमारी, अच्छा गुंजा कुमारी, गुंजन कुमारी, और प्रिंस कह रहे चीनी, चीनी और चाय जो है पूरक वस्तुएं में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब समझ में आ गया मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम एक्चुअली में इस नियम को देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने सबसे पहले इस नियम के बारे में बताया था। और मांग का नियम लागू कब हो सकता है? मान्यता मतलब मांग का नियम कब लागू हो सकता है? मांग के नियम के लागू होने के लिए मैंने बताया था अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातों की स्थिर। तो अन्य बातें क्या क्या होती है? अन्य बातों के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। सबसे पहले उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, मतलब आय ना बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी, कीमतों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आम आय कम होगी तो मांग कम हो जाएगी, यहाँ पर भी कीमतों का फर्क नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता की रुचि में, आदत में, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो कॉफ़ी की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत अगर कम हो जाती है चाय पीने वाले भी कॉफ़ी पीने लगेंगे, तो वस्तु की कीमत में, मांग में परिवर्तन हो जाएगा। वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर पता चल गया भविष्य में वस्तु की कीमतें कम होने वाली है तो वर्तमान में लोग खरीदेंगे नहीं। जैसे सीमेंट है, अगर हमें पता चलेगा कि आने वाले 2 महीने के बाद सीमेंट का रेट 50 रुपये कम होने वाला है तो लोग कोई भी अभी सीमेंट नहीं खरीदेगा, घर बना, क्योंकि 2 महीने बाद ही घर बना लेंगे, रुक जाते हैं, महंगा हो जाएगा। इस प्रकार से
मांग का नियम तभी लागू होता है जब इन सभी कारकें अपनी जगह पर स्थिर है, इन सभी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता है तो केवल किस में होना चाहिए? वस्तु की कीमत में। ठीक है, क्योंकि कीमत और मांग के बीच में संबंध को बताता है मांग का नियम। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी मांग का नियम कहीं कहीं लागू नहीं होता, इसको बोलते हैं मांग के नियम का अपवाद। जैसे भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना जैसी ही होती है, वर्तमान में कीमत भले कम हो जाए तो उस भले बढ़ जाए, वर्तमान में अगर बढ़ता है तो भविष्य में बढ़ने और बढ़ने वाली, तो वर्तमान उसकी मांग बढ़ जाएगी। जितने भी प्रतिष्ठा सूचक बढ़ जाए, लग्जरियस आइटम जैसे हीरा है, हीरे की कीमतें जितनी बढ़ती हैं उसकी मांग भी उतनी बढ़ती है। महंगी वस्तु की कीमतें महंगी होने पर बढ़ती है। जैसे मर्सिडीज गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी है, इन ये सब इतनी महंगी होती है, इसकी मांग उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है। उपभोक्ता की अज्ञानता, जब एक उपभोक्ता क्या किसी वस्तु की कीमतों से परिचय नहीं होता है, उस कारण पर उस पर वस्तु की कीमत कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम मार्केट में गए, बार्गेनिंग नहीं करना आता, जो सामान मिला लेके चले गए, हमें कीमत से कोई मतलब ही नहीं होता है। जब उसे कीमत से मतलब ही नहीं है तो मांग का नियम लागू नहीं हो सकता। नेक्स्ट है गिफिन विरोधाभास। जो घटिया वस्तु होती हैं, घटिया वस्तुओं में और मांग का नियम लागू नहीं होता। घटिया वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जो लोग हीन दृष्टि से देखते हैं कि बेकार की वस्तुएं होती हैं। निम्न, जैसे मोटा अनाज जो होता है, मोटा अनाज या फिर मोटा चावल की बात करते हैं। लोग मोटा चावल को वही लोग खाते हैं जिनकी इनकम बहुत कम आती है। निम्न दृष्टि से देखा जाता है, लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ मोटा चावल को खरीदना बंद कर देते हैं। वो खाने में टेस्ट नहीं होता, जबरदस्ती खाया जाता है। ऐसे में इन सब चीज़ों में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब हमें ये बात करना है कि मांग के कितने प्रकार होते हैं। बेटा किसी को कोई डाउट है जरूर बताइएगा अपने डाउट्स। तो मांग के प्रमुख प्रकार की बात करते हैं। मांगों को कई प्रकार में बांटा गया। सबसे पहला जो प्रकार उसको बोलते हैं कीमत मांग, प्राइस डिमांड। वस्तु की कीमत और मांग के बीच में जो संबंध होता है, कीमत के कारण को प्रभावित होकर जितनी मांग की मात्रा मांगी जाती है उसे हम कीमत मांग कहते हैं। मतलब जहां पर वस्तु की मांग कीमत के अनुसार होती है, अन्य कारकों से हमें कोई मतलब नहीं होता है, अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तो ऐसे मांग को कीमत मांग के नाम से जाना जाता है। और हम सबको पता है कि वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, वस्तु की कीमत में और मांगे की मात्रा में, ये ऋणात्मक ग्राफ बनता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आता है इस तरीके से। ठीक है। दूसरा मांग होता है आय मांग। आय मांग वह मांग होती है जहां पर उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार वस्तु की मांग करते हैं। मतलब वस्तु की आय में, उपभोक्ता की आय में और वस्तु की मांग में यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है। मतलब उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में जो संबंध होता है उसे हम आय मांग के नाम से जानते हैं। आय मांग का अर्थ वस्तु की सेवाओं की मात्रा से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीद सकता है। जब भी हम इनकम की बात करते हैं, इनकम के अनुसार वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया, दो टाइप का होता है। ओके, L147 आपने नंबर भेज दिया है, मैं आपको अपना नाम भी भेज दिया ना L147 करके, क्योंकि कई सारे बच्चों ने आज मैसेज किया, मैंने देखा है। ठीक है, कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, तो आप अपना नाम भी लिख दीजिएगा, L147 करके लिखिएगा तो पता चलेगा कि आप ही है। तो सामान्य वस्तु यानी कि नॉर्मल गुड्स, दो प्रकार, एक नॉर्मल यानी घटिया और एक सामान्य। तो सामान्य वस्तु ये वह वस्तु होती है जहां पर उपभोक्ता की आय में और वस्तु में धनात्मक संबंध होता है। मतलब अगर आय में वृद्धि होती है, ऐसी वस्तुएं, अगर आय में वृद्धि होती है वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, और आय में कमी होती है तो वस्तुओं की मांग में भी कमी हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम? सामान्य वस्तुओं में बात करते हैं किसकी? टीवी की। एक टीवी कलर टीवी होता है, एलईडी टीवी जो होती हैं, तो आय के साथ साथ एलईडी टीवी की मांग बढ़ती चली जाती है और आय के साथ कम होती चली जाती है। ऐसे में एक तरफ अगर हम आय को रखेंगे, एक तरफ हम बाकी की मांग को डालेंगे, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आता है, यानी कि आय पहले यहाँ पर है और मांगी इतनी मात्रा जा रही। जैसे आय में वृद्धि हो गई तो देखिए यहाँ पर मांगी गई मात्रा में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ये धनात्मक संबंध को बताता है आय के साथ जब कंपेरिजन किया जाता है। ठीक है,
वहीं पर जब घटिया वस्तु की बात करते हैं, गिफिन ऐसी वस्तुएं जिनको उपभोक्ता निम्न दृष्टि से देखता है, जैसे मोटा अनाज होता है, मक्का होता है, काली ब्रेड होता है, इस तरह की चीज़ें, बंद होता है, इस सब चीज़ों को घटिया वस्तुएं, क्योंकि ये उपभोक्ता अधिक आय जैसे बढ़ता है तो उसकी मांग कम करने लगता है। तो ऐसे के साथ साथ जब हम आय के साथ ऋणात्मक संबंध पर, ये गुणात्मक लिखा होगा, सॉरी फॉर दिस, ये गुणात्मक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, काट दीजिए, ये ऋणात्मक संबंध होगा, यानी कि उल्टा। मतलब साफ है, अगर हम बात करते हैं आय की और दूसरी तरफ लिखते हैं घटिया वस्तु, आय में जैसे ही वृद्धि होगी घटिया वस्तु की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा आय वाले लोग घटिया वस्तु की मांग नहीं करेंगे। ऐसे में एक तरफ लेते हैं आय, दूसरा लिखते हैं घटिया वस्तु की मांग। इनकम ज़्यादा है तो वस्तु की मांग कम है, जैसे भी इनकम कम हो जाएगी मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये होगी घटिया वस्तु की स्थिति में। फिर है तिरछी या आय मांग, जब एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम तिरछी या आय मांग के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित वस्तुएं, देखिए बस्तियां लिखे हुआ है, यहाँ पर वस्तुएं होंगी, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, ये वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक स्थानापन्न वस्तुएं और एक पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। और स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले में एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय या कॉफी। चाय या कॉफी दोनों टेस्ट थकान मिटाने के लिए किया जाता है, या तो लोग एक बार में चाय पिएंगे या फिर कॉफी पिएंगे, दोनों को एक दूसरे की जगह में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरे की कीमतें एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। मान लीजिए चाय की कीमत की बात, चाय की मांग की बात करते हैं, और दूसरी तरफ लेते हैं कॉफ़ी की कीमत की। कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाती है ना तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी पीने वाले अब चाय पीने लगेंगे, भाई कॉफ़ी की कीमत की कम होने से चाय की मांग, यानी कि मतलब साफ है। स्थानापन्न वस्तुओं में दो वस्तुओं की मांग के बीच में धनात्मक संबंध होता है। एक तरफ होता है चाय, यहाँ पर लिखते हैं चाय की मांग, और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, कॉफ़ी की कीमत। कॉफ़ी की कीमत, इन दोनों में धनात्मक संबंध होता है, लाइक दिस, ठीक है। और वहीं पर अगर दूसरी बात करते हैं पूरक वस्तुओं की, पूरक वस्तुओं की स्थिति में ऐसी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है, जैसे स्कूटर और पेट्रोल। स्कूटर में पेट्रोल डालोगे तभी उसका प्रयोग होगा, बिना स्कूटर के पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं, बिना पेट्रोल के स्कूटर का यूज़ नहीं। ये दोनों एक ही साथ प्रयोग होती है, और इन दोनों के बीच में ऋणात्मक यानी कि उल्टा संबंध पाया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्कूटर की और पेट्रोल की, अगर स्कूटर का रेट बढ़ गया तो लोग स्कूटर कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम बिकेगा, और स्कूटर का रेट कम हो गया तो लोग पेट्रोल की डिमांड करेंगे, क्योंकि स्कूटर ज़्यादा होगी तो पेट्रोल कम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ हम लेते हैं वस्तु की मांग, दूसरी तरफ लिखते हैं पूरक वस्तु की कीमत। तो इन दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है ना, उल्टा बना दिया, सॉरी फॉर दिस। इन दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है इस तरह से, पूरक वस्तु की कीमत जितनी ज़्यादा होती है वस्तु की मांग उतनी कम होती है। पूरक वस्तु की कीमत जितनी, ये होती है पी वाई, पूरक वस्तु की कीमतें जितनी कम होती है संबंधित वस्तु की कीमत मांग उतनी बढ़ती चली जाती है, ध्यान रखिएगा। सर कल इको का पेपर है तो सब ने मुझे बोला कि सर को हमारा प्रणाम बोलना, और बोला कि हम सब बड़े होकर उनका फीस के पैसे चुका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चुकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, मेरे फ़ी का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ। अगर मेरे वीडियो से कोई फीस ले रहा है वो गलत है। मेरे वीडियो सबके लिए फ्री है, मैं किसी से कोई एक पैसा नहीं लेता। आपकी खुशी से कोई अगर मुझे भेजता है, ठीक है ना, सुपर थैंक्स भेजता है, अलग अलग तरीके से भेजते हैं मुझे, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन मेरे किसी से कोई डिमांड नहीं होता है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों से बोलिए लाइव आके मेरी क्लास को ज्वाइन करें तो उनको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लाइव क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट है मांग के और प्रकार की बात करते हैं। एक है संयुक्त मांग, संयुक्त मतलब एक साथ। संयुक्त मांग एक तरीके से
पूरक वस्तुओं की मांग कहते हैं कि एक ऐसी वस्तु है जिनका प्रयोग एक साथ एक ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, उन्हें हम संयुक्त मांग कहते हैं। मतलब एक साथ दो वस्तुओं की मांग जब की जाती है, दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है, जैसे गेंद और बल्ला होता है, जैसे जूता और मोजा होता है, जैसे स्कूटर और पेट्रोल होता है। गेंद और खाली गेंद से कोई काम नहीं होगा, खाली बल्ले से कोई काम नहीं होगा, खाली जूता और मोजे की कोई काम नहीं। मतलब जब एक साथ एक ही चीज की पूर्ति के लिए जिनका प्रयोग एक साथ होता है ना, उसे हम संयुक्त मांग के नाम से जानते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न मांग। अब व्युत्पन्न मांग क्या होता है, देखिएगा। व्युत्पन्न मतलब होता है जब हम किसी चीज की मांग बढ़ाते हैं, अगर उसकी मांग बढ़ाने के फलस्वरूप किसी दूसरी वस्तु की मांग भी अपने आप बढ़ जाती है, उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कि त्योहार का टाइम है, शादी के सीजन में कपड़ों लत्तों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो उसी कारण से कपड़े सिलने वाले मशीनों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। गर्मियों के टाइम में आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है। जैसे ही आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है तो आइसक्रीम रखने वाले फ्रीजर की मांग बढ़ जाएगी, ठेले की मांग, आइसक्रीम बेचने वालों की ठेले की मांग बढ़ जाएगी। मतलब मांग बढ़ रही है आइसक्रीम की, और आइसक्रीम की मांग बढ़ने से आइसक्रीम को रखने वाले जो फ्रीजर हो गया, आइसक्रीम बेचने वालों की जो ठेली होता है, उनकी भी मांग बढ़ती है। मतलब एक के कारण अगर किसी अन्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो ऐसे मांग को व्युत्पन्न मांग के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग का मतलब होता है किसी एक ही वस्तु को जब एक साथ अलग अलग प्रयोग के लिए मांगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध का प्रयोग घर में चाय बनाने के लिए, दूध का प्रयोग मिठाई बनाने के लिए, दूध का प्रयोग पनीर बनाने के लिए, ठीक है, दूध का प्रयोग दही बनाने के लिए, दूध का प्रयोग अलग अलग प्रकार के जो है चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए, शेक, मिल्क शेक बनाने के लिए, कई प्रकार से होता है। मतलब एक ही वस्तु को अलग अलग प्रकार से जब मांगा जाता है, खरीदा जाता है अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो इस प्रकार के मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे बिजली हो गया, बिजली का प्रयोग घर में रोशनी के लिए, बिजली का प्रयोग जो है मिक्सर चलाने के लिए, बिजली का प्रयोग मशीन चलाने के लिए, बिजली का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, प्रेस करने के लिए प्रयोग होता है, बिजली का प्रयोग जो है पानी गर्म करने के लिए होता है। जब एक ही चीज़ को अलग अलग जगह पर एक साथ अलग अलग तरीके से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मांगते हैं तो उसे सामूहिक मांग कहते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा पूरा हो गया आज की इस क्लास का। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे दूसरे चीजें बच गई हैं मांग के नियम के मांग के अंतर्गत, जिसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि मांग का दूसरा क्लास आप कल देखेंगे। तो कल की ठीक 8 बजे 8:05 में क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को भी बोलिए कि क्लास शुरू हो चुकी है। 8 से लेके 9 बजे तक की लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो आप अपने दोस्तों को बोलिए क्लास सब आगे जुड़े। और पीडीएफ वगैरह हर संडे टू संडे आपको प्रोवाइड होता रहता है। कोई आपके स्पेशल डाउट है, व्हाट्सएप पे मुझे अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी हर एक डाउट को पूरा करने की मैं कमिटमेंट करता हूं। तब तक के लिए सबको मैं गुड नाइट बोलता हूं। गुड नाइट। इस हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। कमिटमेंट कीजिए कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बाय।